नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करते हैं वैश्विक व्यापार की दुनिया की, है ना। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो गैट, डब्ल्यूटीओ और ये जो प्रतिशोधी शुल्क होते हैं, रिटेलिएटरी टैरिफ्स, इन थोड़ी जटिल लगने वाली चीज़ों को समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, कोशिश करते हैं समझने की कि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता कैसे है, इसके नियम क्या हैं और जब देश इन नियमों को तोड़ते हैं या मतलब अपने हितों के लिए खड़े होते हैं तो फिर होता क्या है। इसकी कहानी असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है, जब लगा कि भाई व्यापार में थोड़ी स्थिरता चाहिए। तो सबसे पहले गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1947 में करीब 23 देशों ने मिलकर शुरू किया था, है ना। हाँ, और मुख्य आइडिया था कि देशों के बीच जो सामान आता जाता है उस पर शुल्क मतलब टैरिफ कम हो, व्यापार आसान बने। और इसमें कुछ खास सिद्धांत भी थे, जैसे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, MFN कहते हैं जिसे, मतलब एक को छूट दी तो सबको देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा था नेशनल ट्रीटमेंट, यानी बाहर का सामान देश में आ गया तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा अपने देश के सामान के साथ करते हो, कोई अलग से टैक्स नहीं। सही, हाँ बिल्कुल सही कहा। FN और नेशनल ट्रीटमेंट ये गैट के और अब WTO के भी आधार स्तंभ है। लेकिन देखिए, गैट जो था ना, वो दरअसल एक स्थायी संगठन नहीं था। वो एक समझौता था, एक तरह से अस्थायी, और उसकी कुछ सीमाएं थीं। जैसे अगर देशों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का जो तरीका था वो ज्यादा मजबूत नहीं था, फैसले मानने ही पड़े ऐसा नहीं था। और हाँ, ये सिर्फ माल मतलब गुड्स के व्यापार तक ही सीमित था। सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा या बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब इसमें नहीं आते थे। तो यहीं पर लगा कि एक ज्यादा स्थायी, ज्यादा मजबूत और व्यापक संस्था चाहिए। और बस इसी जरूरत से 1 जनवरी 1995 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, मुख्यालय जिनेवा में। ये गैट का उत्तराधिकारी बना और एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आज तो 164 से ज्यादा सदस्य हैं इसके, और भारत भी शुरुआत से ही सदस्य रहा है। हाँ, और WTO का दायरा बहुत बड़ा हो गया। इसमें माल तो है ही गैट 1994 के तहत, साथ में सेवाएं भी आ गईं गैट्स के जरिए और बौद्धिक संपदा अधिकार भी ट्रिप्स के जरिए। और शायद सबसे बड़ा बदलाव था इसका विवाद निपटान तंत्र, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये बहुत अहम है अगर एक देश को लगता है कि दूसरा देश WTO के नियमों को तोड़ रहा है। तो वो शिकायत कर सकता है? हाँ बिल्कुल, WTO में शिकायत कर सकता है। फिर एक पैनल बैठता है, वो जांच करता है और फैसला सुनाता है। और ये फैसला, ये महत्वपूर्ण है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। ये गैट से बहुत अलग और मजबूत है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण ध्यान में आता है जैसे भारत से जुड़ा हुआ? हाँ, वो भारत और अमेरिका के बीच 16 पैनल वाला मामला था। अमेरिका ने भारत की एक पॉलिसी को चुनौती दी थी जिसमें कुछ घरेलू सोलर उपकरणों के इस्तेमाल की शर्त थी। मामला WTO में गया और WTO ने भारत के खिलाफ फैसला दिया था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो भारत को अपनी वो नीति बदलनी पड़ी थी। ये दिखाता है कि WTO के फैसले का वजन है। लेकिन अब आते हैं प्रतिशोधी शुल्क पर, रिटेलिएटरी टैरिफ्स। यहां मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये क्या बला है? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बदले की कार्रवाई है। जब एक देश को लगता है कि भाई दूसरा देश गलत तरीके से हमारे सामान पर टैरिफ लगा रहा है या WTO के नियम नहीं मान रहा है, और शायद WTO वाला रास्ता लंबा लग रहा हो, हाँ, या अपर्याप्त लग रहा हो, तो वो देश क्या करता है? जवाब में सामने वाले देश से आने वाले सामान पर अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ा देता है। एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है ये। अच्छा, इसके हालिया उदाहरण तो काफी सुने हैं, जैसे 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर। तो भारत ने भी जवाब में बादाम, सेब जैसे कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिए थे। बिल्कुल। और अमेरिका चीन का ट्रेड वॉर तो खैर सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों ने एक दूसरे के अरबों डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगाए। ये सब प्रतिशोधी शुल्क ही थे। लेकिन इसका नुकसान भी तो होता होगा, मतलब ये तो एक तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके नकारात्मक असर काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। फिर उपभोक्ताओं के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं क्योंकि आयातित सामान पर टैरिफ लगता है। हाँ, महंगाई बढ़ सकती है। सही कहा।
और जिन देशों के सामान पर ये शुल्क लगते हैं उनके निर्यातकों को नुकसान होता है, नौकरियां जा सकती हैं और आजकल की जो वैश्विक सप्लाई चेन्स हैं वो पूरी तरह बाधित हो सकती हैं। और एक और बात, अगर ये जवाबी शुल्क WTO नियमों के हिसाब से सही नहीं ठहराए गए तो ये खुद भी नियमों का उल्लंघन माने जा सकते हैं, तो विवाद और बढ़ जाता है। तो मतलब ये एक दो-धारी तलवार है। तो संक्षेप में देखें तो गैट एक तरह की नींव थी, WTO ने उसे एक मजबूत इमारत दी, नियम बनाए, विवाद सुलझाने का तंत्र दिया। हाँ, लेकिन फिर भी देश कभी-कभी नियमों से हटकर अपने हितों के लिए ये प्रतिशोधी शुल्क जैसे कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल। ये एक जटिल तस्वीर है। ये नियम और ये कार्यवाहियां, ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, सप्लाई चेन पर, चीज़ों की कीमतों पर और हाँ, देशों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो प्रतिशोधी शुल्क हैं, इनकी अपनी दिक्कतें हैं, नकारात्मक असर है, तो क्या देशों के पास ऐसे टकरावों से बचने के लिए, मतलब व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए WTO के अलावा और भी कोई रचनात्मक, कोई कूटनीतिक रास्ते हो सकते हैं जिनका शायद ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए?